हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्किल जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप लाइफ में अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आप अपना करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप सब तो फिक्स कर ही लेंगे। आप लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं की थी। अगर आप उस स्किल के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आप उस स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहिए। और हम आगे बढ़े चर्चिल, उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दिस इज द गुड टॉक पॉडकास्ट, जहाँ मैं और चर्चिल हर हफ्ते कोशिश करते हैं लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव आउटलुक एटीट्यूड के साथ अप्रोच करने की, टैकल करने की। एंड वी वुड लव इट अगर आप भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें। सो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए, या यू वॉन्ट टू शेयर हाउ यू लाइक द कंटेंट, यू कैन टेल अस इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड फाइनली, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है और आपको लगता है कि इससे आपको कुछ मदद मिली है, तो मेक श्योर कि आप किसी और के साथ जिसको इससे मदद मिलेगी, ये एपिसोड जरूर शेयर करें। विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सागर, जब हम सोचते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसको अगर हमने मास्टर कर लिया तो हम अनस्टॉपेबल बन जाएंगे या हम बहुत सक्सेस अचीव करेंगे, तो सबसे पहले सोचने पे लगता है कि शायद वो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, क्योंकि अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। फिर सोचने पे लग सकता है कि हो सकता है वो लीडरशिप स्किल्स हो, क्योंकि अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप लोगों को, एक टीम को अपने साथ लेके चल सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। फिर कभी कभी सोचने पे लगता है कि शायद अगर मुझे कोडिंग बहुत अच्छी आती और मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती तो मैं भी उन बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि मार्क जकरबर्ग या ट्विटर का फाउंडर या इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ और मैं भी बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। फिर सोचने पे ये भी लगता है कि हो सकता है अगर मेरी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती तो मैं बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन जाता और बहुत कुछ कमा सकता शेयर मार्केट के थ्रू। राइट। बट इन सब स्किल्स का एक सुपर स्किल होता है जो इन सब स्किल्स को बहुत आसान बना देता है, और आज हम उसी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं, और वो स्किल है लर्निंग इफेक्टिवली। जब मैं बात कर रहा हूँ कि लर्निंग इफेक्टिवली, उसका मतलब है कि आप किस तरीके से, बेटर तरीके से और जल्दी से जल्दी कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो दुनिया में कोई भी स्किल सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, आप रिलेशनशिप्स बेटर कर सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं और आप अपने लाइफ के सारे एरियाज को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस स्किल वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक चर्चिल, एक चीज़ हम लोग बहुत कंसिडर नहीं करते जिसकी लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है, एंड वो होता है कि आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है बहुत बार। जब हम स्कूल से कॉलेज में आते हैं, कॉलेज से जॉब्स में जाते हैं, जब हम जॉब्स चेंज करते हैं, जॉब्स में जब हम पोजीशंस चेंज करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, तो एट एवरी लेवल मैंने देखा है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपने पर्सनैलिटी की जो आपकी डेफिनेशन है उसमें ऐड करना पड़ता है टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। और अगर आप वो नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप एक तरफ, एक जगह पे स्टक हो गए हो, आप उस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पा रहे, एंड यू डू नॉट नो व्हाट दैट सीलिंग इज। और अ बिग रीज़न हमें पता नहीं होता कि वो सीलिंग क्या है या वो सीलिंग हम कैसे तोड़ें, इज़ बिकॉज वी फॉरगेट हाउ टू लर्न प्रॉपरली। इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि हमें शायद पता ही नहीं होता कि सही से सीखते कैसे। दी मॉडल वी हैव इज़, हम स्कूल में जिस तरह से सीखा करते थे कि कोई हमें पढ़ा रहा है, देयर आर एग्जाम्स, देयर आर डेडलाइंस एंड सो ऑन, या कॉलेज में हम जैसे सीखते थे, और थोड़ा बहुत जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हैं, बट वी नेवर सिट डाउन टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जब हमें कुछ सीखना हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमारा कोई कोई एक्सटर्नल इन्विजिलेटर नहीं आने वाला है, तो उस चीज़ को कैसे सीखा जाए और उस चीज़ को सीखने के बाद कैसे उसको यूज़ किया जाए। तो यू नीड अपग्रेड्स इन योर लाइफ कॉन्स्टेंटली, और उन अपग्रेड्स को अपने आप में शायद ऐड करने के लिए लर्निंग टू लर्न इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड सागर, मुझे लगता है कि लर्निंग टू लर्न लाइफ के किसी भी स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Right. अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आपको हर सेमेस्टर में 6 से 8 नए सब्जेक्ट सीखने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन देना, कुछ नए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना है, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीखना ही पड़ता है। इसलिए कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में तो लर्निंग की इंपॉर्टेंस है ही, बट जब हम कॉलेज और स्कूल से बाहर निकल जाते हैं तब उसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। Right. और वो इस तरीके से बढ़ जाती है कि स्कूल और कॉलेज में हमारे पास एक टीचर होता है, एक प्रोफेसर होता है जो हमें बताता है कि कैसे सीखना है। बट जब हम स्कूल और कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और एक्चुअल लाइफ में आते हैं, जॉब करते हैं, तब हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि हमें कैसे कोई चीज़ सीखनी है, कैसे किसी चीज़ को अप्रोच करना है। और आज की इस फास्ट पेस लाइफ में सीखना बड़ा ज़रूरी है। भले ही आप एक कंप्यूटर लैंग्वेज सीख लें, आपको अगले दिन रियलाइज़ होगा कि एक नई कंप्यूटर लैंग्वेज आ गई है और अब आपको उसको भी सीखना पड़ेगा।
अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी करना चाहते हैं तो भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको ब्लॉकचेन के बारे में सीखना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट जब हम लोगों ने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो हमें भी कई मल्टीपल स्किल्स सीखनी पड़ी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब पे अपलोड करना, एंड इस तरह की बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड जब आप इन स्किल्स को बहुत इफेक्टिवली मास्टर करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप अच्छे से सीखना जानते हैं और जल्दी से सीखना जानते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नया चैलेंज आपके लिए एक्सेप्ट करना और उसे अप्रोच करना बहुत आसान है, क्योंकि आप कर सकते हैं और जल्दी सीख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे रहता है और वो दिखता है, आपको भी दिखता है और लोगों को भी दिखता है। एंड लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते। अगर आपके लाइफ में चैलेंज नहीं आ रहे, इसका मतलब या तो यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ यू शुड बी लिविंग, या फिर आपके सामने चैलेंज आते हैं और आप उनसे डर के साइड हट जाते हैं, अपनी कंफर्ट जोन में वापस पहुंच जाते हैं। अगर आपको नए चैलेंजेस मिलते रहेंगे तो प्रिटी मच गिवन होता है कि आपको उसके हिसाब से अपने आप को शेप करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर आप कुछ नया सीख सकते हैं। और उस चीज़ को नया, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए भी एक बहुत चीज़ ज़रूरी होती है, वो है कि उसको सीखें कैसे। वी डू नॉट हैव अ मॉडल ऑफ लर्निंग बिकॉज हम एक पर्टिकुलर तरीके से सीखते हुए आए हैं। और जैसे ही हमारे लाइफ में से एग्जाम्स चले जाते हैं, अथॉरिटी चली जाती है, डिसिप्लिन चला जाता है, और बुक रीड करना बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम देखेंगे कि हम लोग बहुत बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम इस साल 20 बुक्स पढ़ लेंगे, बट हम वो बुक्स कभी पढ़ नहीं पाते। हम शायद एक भी नहीं पढ़ पाते, सिंपली बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल डेडलाइन, नथिंग दैट इज चेकिंग ऑन अस। ये सब फैक्टर्स अगर आपकी लाइफ से हट गए और फिर भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को आप डील कैसे करोगे? बाय लर्निंग न्यू स्किल्स, बाय लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, गेटिंग योरसेल्फ मोर एजुकेटेड एंड सो ऑन। और ये सब करने के लिए आपको ये सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि इफेक्टिवली सीखें कैसे। एंड सागर, ये कहा भी जाता है कि इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर एक्चुअली डाइंग। एंड ग्रो करने का सबसे आसान और द ओनली वे इज़ कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। जब तक आप कुछ नया सीख रहे हैं आप डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं, और उस ग्रोथ से बहुत सारा फुलफिलमेंट आता है। सो सीखना एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ की हर स्टेज पे काम आती है और आपको फुलफिलमेंट भी देती है, तो इसको ड्यू इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। पर मुझे लगता है सागर की दिक्कत ये है कि हमें पता ही नहीं है कि लर्न किया कैसे जाता है। जो भी प्रोसेसेस हमें स्कूल में सिखाई जाती है उसमें भी काफ़ी गलतियां रहती हैं और उन्हें कोई पिन पॉइंट करने वाला भी नहीं है। इनफैक्ट जैसे हमें इफेक्टिवली रीड करना नहीं सिखाया जाता, हमें इफेक्टिवली लर्न करना भी कभी नहीं सिखाया जाता कि एक्चुअली होता क्या है। और हम कुछ गलत तरीकों के थ्रू करते तो हैं लर्न, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें एफिशिएंसी बहुत लो रहती है, और एट द एंड हम बहुत अच्छे से सीख भी नहीं पाते। सो सबसे पहले हम इस बारे में आगे बात करें कि कैसे इफेक्टिवली लर्न किया जा सकता है। मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, और हम सिर्फ कुछ 3 या 4 पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे मूव कर जाएंगे। श्योर। पीटर सी ब्राउन की एक बहुत ही अच्छी बुक है मेक इट स्टिक, और उसमें वो बोलते हैं कि जो लर्निंग की स्किल होती है वो एक एक्वायर्ड स्किल होती है, मतलब उसे सीखना पड़ता है। और जो लर्निंग के मेथड्स होते हैं बहुत काउंटर इंट्यूटिव होते हैं। आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर मेथड सही है, पर आप जब एक्चुअली रिसर्च को देखेंगे और एक्चुअल रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा उसका एग्जैक्ट अपोजिट मेथड बहुत सही होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक हो सकता है कि जब हम कोई नई बुक पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको हाईलाइट करना चाहिए। राइट। और जब हम हाईलाइट करते हैं तो मोस्टली हम जब बुक पहली बार पढ़ रहे होते हैं तब हाईलाइट करते हैं। एंड इसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, अगर आप पहली बार बुक रीडिंग करते वक्त हाईलाइट कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर कोई चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता है कि अगले पन्ने पे क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है और वो इस इन्फॉर्मेशन से बेटर है कि नहीं। तो आप गलती क्या करते हैं कि आप सभी कुछ हाईलाइट करते जाते हैं, और जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर देखते हैं तो आप देखते हैं कि किसी एक आइडिया को आपने मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट कर रखा है। तो जो हाईलाइटिंग का काम होना चाहिए था वो ये था कि आप समराइज निकाल सके किसी आइडिया का या किसी कंसेप्ट को, वो हो नहीं पाता है। एंड दिस इज वन वेरी सिंपल फ्लॉ ऑफ लर्निंग कि हम हाईलाइट स्टार्टिंग में करते हैं। इफेक्टिवली हाईलाइट सेकंड या थर्ड रीड पे किया जाना चाहिए जब आपको एक बेसिक आइडिया है कि मटेरियल किस बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, और अब आप पिक चूज कर सकते हैं कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बाद में रिवाइज करना चाहता हूँ या रिविजन के लिए रखना चाहता हूँ। इनफैक्ट आप स्टार्टिंग से हाईलाइट करते चलोगे तो एक तरह से आप पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट 80% हाईलाइट कर लोगे, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज न्यू इन्फॉर्मेशन टू यू। ये डाइसेक्ट करना कि उस पूरी इन्फॉर्मेशन से कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो आप 2-3 रीडिंग्स में 2-3 बार जब आप उसमें से जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ दिस इज एन आइडिया दैट शुड स्टिक विथ यू, ये ऐसी चीज़ है जो आपको बाद में पता रहेगी तो अच्छा रहेगा।
एक और शायद जो कमी हमारे लर्निंग सिस्टम में जनरली रहती है वो है रट्टाफिकेशन जो हमको कराया जाता है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज हमको एग्जाम देनी होती है. सो इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस द ओनली गोल इज कि आपको किसी भी तरह से उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख देनी है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन क्या है, एज लॉन्ग एज आप उसमें बहुत सारी शीट्स भर सकते हैं. और बहुत सारी शीट मैंने लोगों को ऐसे भी भरते हुए देखा है जब वो पूरी की पूरी बुक रट लेते हैं और वैसी की वैसी छाप के आ जाते हैं, विच वर्क्स वेरी वेल एट दैट लेवल, क्योंकि आपके स्कूल में और कॉलेज में ये चीज़ अप्रिशिएट की जाती है एक तरह से. बट वंस यू गेट इन टू द नॉर्मल थिंग्स ऑफ लाइफ, जब आप जॉब में आ जाते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू सडनली रियलाइज कि किसी चीज़ को रटने का कोई फायदा नहीं है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपको पूरी बुक याद है कि नहीं, एंड कहीं भी वो चीज़ आपको यूज़ में नहीं आएगी एक्चुअल अप्लाई करने के बाद. एक्चुअल अप्लाई करने के बाद आपको वही इंफॉर्मेशन, वही नॉलेज यूज आती है जो आपके लिए रेलेवेंट है और जिसको आप उस सिचुएशन में फिट कर सकते हैं, जो कभी भी आई थिंक रट्टाफिकेशन से नहीं हो सकता. एंड सागर, इसी से एक पैरेलल प्रॉब्लम निकलती है. आप कई बार नोटिस करेंगे कि लोग बोलते हैं कि हमने तो किसी चीज़ को बहुत बार पढ़ा था और हमें आती थी पर एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आई. राइट. और ये चीज़ सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है. जब आप लोग स्टेज पे जाते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं. एंड इसका भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ हमारे सिस्टम में दिखता है, वो है रिविजन. जब हम किसी चीज़ के रिवीजन की बात करते हैं तो हम रीड करने की कोशिश करते हैं, और जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये फेमिलियर सा है, मतलब मुझे पता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. काफ़ी रिसर्च हुई है इस पे, एंड देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टडी विच पॉइंट के रिविजन या रीडिंग से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है. अगर एक्चुअली आपको नॉलेज इनग्रेन करना है या एक्चुअली आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ लेके जानी है या कोई चीज़ अपनी मेमोरी में रखनी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्टिंग. सो अगर आपके साथ भी ये कभी प्रॉब्लम हुई है कि आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा था और एग्जाम में आपको याद नहीं है, तो प्रोबेबली आपका जो रिवीजन का तरीका है वो गलत है. रिसर्च शोज के रिवीजन से बहुत बेटर होता है टेस्टिंग. सो जब आप बुक पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि मैंने ये टेक्स्ट पढ़ रखा है, तो आपको बहुत ही लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है तो ये तो मुझे आता होगा. पर जब आप एग्जाम में जाते हैं तो होता ये है कि आपके ब्रेन में प्रॉपर न्यूरल पाथवेज नहीं बने होते. तो जब क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करने का टाइम आता है तो आप रिकॉल नहीं कर पाते. इंस्टेड जब आप टेस्टिंग की मेथड यूज़ करते हैं तो होता यह है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं किसी आंसर से को अपने दिमाग में लेके आने के लिए, तो आपके न्यूरल पाथवेज फॉर्म होते हैं, और वो न्यूरल पाथवेज एक बार बन जाते हैं तो वो हमेशा के लिए रहते हैं. अगर आपको आंसर नहीं भी आता है जब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं घर पे, तो आपका ब्रेन आपको एक कंटेक्स्ट देता है कि अच्छा मुझे इस चीज़ का आंसर याद नहीं आया था और अब मुझे इस चीज़ का आंसर पता है. तो वो एक पाथवे बन जाता है, और जब एक न्यूरल पाथवे बन जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान रहती है और उसके यूज़ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो अनदर फ्लॉ इन द सिस्टम ऑफ लर्निंग इज़ कि हम रीडिंग को या रिविजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि रिसर्च एंड रिजल्ट शो के टेस्टिंग या अपने आप को क्विज करना इज़ अ वे बेटर फॉर्म ऑफ लर्निंग. एक्चुअली आई थिंक रेपिटेशन को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दी जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस आप अगर रिपीट करते जा रहे हैं कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी. मुझे हैरी पॉटर मूवी में एक सीन याद है जब डॉलोरेस अम्ब्रिज जो उसमें प्रिंसिपल रहती है उस टाइम, वो हैरी पॉटर को पनिशमेंट देती है कि यू हैव टू राइट आई विल नॉट लाई, समथिंग लाइक दैट, बहुत सारी बार, और वो उनके हाथ पे भी लिखा जाता है. एंड इस टाइप का पनिशमेंट हमें कई बार मिला है कि जाओ इस चीज़ को 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, या 25 बार लिखो, या 100 बार लिखो. दैट डज नॉट हेल्प हैरी पॉटर एंड दैट डज नॉट हेल्प अस एज वेल, क्योंकि हम किसी चीज़ को बार बार लिखते हैं या बार बार उसको सिर्फ मेमोराइज या रीड करते जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमें इंग्रेन हो गई या हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाएंगे. हाँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म एग्जाम आने वाली है तो वहाँ पे आपको वो चीज़ याद रहेगी, बिकॉज आपके टॉप ऑफ द माइंड में वो चीज़ रहती है. बट वंस यू आर बियॉन्ड दैट पॉइंट, जब आप जॉब में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, या कंप्लीटली कोई नई चीज़ उठा के रीड कर रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी. और वो इसलिए क्योंकि द गोल इज़ नॉट टू keep it in the top of your mind. The goal is to kind of ingrain it, reinforce it inside. और वो करने के लिए आपको लर्निंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी rather than just रीडिंग. एक और चीज़ सागर जो गलती होती है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है, जो लोग आगे तक लेके जाते हैं, वो ये है कि हम ब्लॉक्ड प्रैक्टिस करने में बिलीव करते हैं. ये चीज़ मैथ्स के साथ सबसे आसानी से समझी जाती है. जब हम मैथ्स में चैप्टर्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर वाला चैप्टर लेते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, ये सब कर लेते हैं. फिर हम सर्कल पे मूव हो जाते हैं, फिर हम रेक्टेंगल पे मूव हो जाते हैं. हम ब्लॉक्स में प्रैक्टिस करते हैं. पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें समझ ही नहीं आता है कौन से ब्लॉक का था, और हम उसका आंसर दे ही नहीं पाते हैं. ये चीज़ सिर्फ मैथ्स तक या बिजनेस स्टडीज़ तक या स्टडीज़ तक रिलेटेड नहीं है. अगर कोई इंसान क्रिकेट खेलता है तो उसे पता है अगर वो सिर्फ स्पिन बॉल खेल रहा है एक बार में, और एक बार में अगर सिर्फ फास्ट पेस बॉल खेल रहा है, तो वो इंसान जब एक्चुअली बैटिंग करने जाएगा तो वो इतना अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जज ही नहीं कर पाएगा कि बॉलर ने कौन सी बॉल डाली थी. एंड इसलिए इंटरलीविंग का बड़ा एडवांटेज होता है.
इंटरलीविंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करें। जब भी आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो उसमें रैंडम चीज़ों के साथ एक साथ प्रैक्टिस करिए। उस वक्त तो डिफिकल्टी बहुत हाई रहती है इस चीज़ की। अगर आप एक स्पिन बॉल, एक फास्ट बॉल, एक स्विंग बॉल खेल रहे हैं तो आपको उस वक्त बहुत डिफिकल्टी लगेगी, बट इन टर्न आपका ब्रेन सीखेगा बहुत ज़्यादा। उसे डिस्टिंग्विश पता चलेगा कि जब हाथ का मूवमेंट ऐसा रहता है तो बॉल किस तरीके से आने वाली है, जब ऐसा रहता है तो किस तरीके से आने वाली है, और डिफरेंट मूवमेंट्स को जज करना जाएगा। वो हर चीज़ की यूनिक क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड इसलिए आप नोटिस भी करेंगे कि जो बहुत अकम्पलिश्ड बैट्समैन होते हैं वो हर बार अलग अलग तरह की बॉल फेस करते हैं ताकि वो डिस्टिंक्शन सीख सकें और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बारी आए तब वो बेटर परफॉर्म कर सकें। और अगर आप क्रिकेटर नहीं भी हैं तो जस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में दिस हैपन्स जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी होती है, क्योंकि वहाँ पे आप पे डबल प्रेशर होता है। एक तो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस एंड सेक्शंस, एंड उसके साथ साथ आपको स्पीड भी उतनी रखनी पड़ती है कि आप उस पूरे सेक्शन को सॉल्व करके आगे बढ़ पाएँ। और लाइफ में भी ऐसा होता है कि लाइफ में एक ही तरह की प्रॉब्लम लाइन से आपके ऊपर नहीं आती है। प्रॉब्लम्स का जब पहाड़ हम कहते हैं कि हम पे टूटा है तो हम पे एक टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारे पास कई टाइप की अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। एंड दी ओनली वे टू स्टे काम ड्यूरिंग दोज टाइम्स इज अगर आपको प्रैक्टिस होगी ये चीज़ नॉर्मल लाइफ में करने की। आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम सर्कल के टाइम सर्कल पढ़ते हैं, स्क्वायर के टाइम स्क्वायर पढ़ते हैं, उससे मुझे मेरे स्कूल डेज याद आ गए, क्योंकि मैं तो सिर्फ मैथ्स की बुक रीड कर लिया करता था क्योंकि आई वाज प्रीटी श्योर आई वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एनीवे। तो मैं एटलीस्ट उसकी डेफिनेशंस वगैरह कैच कर लेता था। एंड बहुत डिफिकल्टी होती थी एक्चुअल पेपर में, जैसा आपने बताया, बिकॉज वहाँ पे मिक्स ऑफ क्वेश्चंस रहते थे, क्वेश्चंस शफल हो जाते थे। जो इजी क्वेश्चन थे वो ज़्यादा मार्क्स के आ जाते थे, कई बार आपको लगता था कि इसमें मैं और क्या लिख सकता हूँ या और क्या सॉल्व कर सकता हूँ एंड सो ऑन। और हर पर्सन के लिए सब्जेक्ट अलग अलग होगा। मेरे लिए वो मैथमेटिक्स है, किसी और के लिए वो इंग्लिश हो सकता है, किसी के लिए सोशल साइंस हो सकता है। पर इस तरह से बॉक्सेस में अगर आप स्टडी करते हो तो ये दिक्कत हमेशा होगी आपको कि जब वो चीज़ें मिक्स होकर आएंगी आप कभी उनको आंसर नहीं कर पाओगे। एग्जाम में इसका रिजल्ट रहेगा कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे बिकॉज एट द एक्चुअल टाइम यू वोंट बी एबल टू आंसर। और लाइफ में प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको स्ट्रेस उतना ज़्यादा होगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि इतनी अलग अलग प्रॉब्लम्स मेरे तरफ आ रही है, इनका मैं क्या करूँ। एंड हम मोस्टली स्टडीज़ की बात कर रहे हैं क्योंकि उनसे एग्जाम्पल्स निकालना बहुत आसान होता है, बट आप ये लर्निंग की इंपॉर्टेंस लाइफ के हर एरिया में अप्लाई करके देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जब आप जॉब में ब्लॉग्ड चीज़ें पढ़ते हैं या ब्लॉग्ड एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है, और इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी अपनी एक्चुअल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। हम स्टडीज़ ज़्यादा पिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे रिलेट कर पाना लोगों को काफ़ी आसान होता है। सागर, मुझे लगता है अगर हम लर्निंग की कमियां निकालने बैठेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा कमियां निकाल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ से हमें मूव ऑन करना चाहिए उन चीज़ों पे जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कुछ बेसिक चीज़ें आप चेंज करके इमीडिएटली आपकी लर्निंग को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है सबसे पहला पॉइंट उसमें जो हमें कवर करना चाहिए वो है एस्पिरेशन। अगर आप अपनी लर्निंग को बेटर करना चाहते हैं तो आपको अपना एस्पिरेशन बढ़ाना चाहिए, आपको अपने सीखने की इच्छा बढ़ानी चाहिए। और सीखने की इच्छा बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब भी आप कुछ सीखने बैठें तो आपका फोकस हमेशा रिजल्ट्स पे होना चाहिए, ना कि एक्शंस पे या चैलेंजेस पे। इनफैक्ट अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं और अगर आप अपने रैप के वेट को देखेंगे और आप ये सोचने लग जाएंगे कि यार ये तो इतना भारी है और इसको उठाएं कैसे, तो आप कभी वो उठा नहीं पाएंगे और वो उठाना बहुत हार्ड लगेगा। बट अगर आप हमेशा अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करेंगे, अपने आउटकम पे फोकस करेंगे, तो वही सेम एक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। यही सेम चीज़ किसी भी और एरिया की लर्निंग में हेल्प करती है। अगर आपको अपना एस्पिरेशन इंप्रूव करना है, अपनी लर्निंग की इच्छा को इंप्रूव करना है, तो आपको हमेशा सिर्फ आउटकम पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट मैल्कम नोल्स, जो अडल्ट लर्निंग के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उनका तो ये कहना है कि अडल्ट ब्रेन को लर्न करने के लिए बहुत सारे रीजंस चाहिए रहते हैं, राइट। और वो रीजन सिर्फ आउटकम ही डिफाइन कर सकता है। सो अगर आपके ब्रेन को कुछ सीखना है तो उसको बहुत सारे रीजंस चाहिए, और अगर उसको वो रीजंस देने हैं तो आपको उसको एक आउटकम दिखाना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली चाह क्या रहा हूँ। आई थिंक ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि आप क्यों कोई चीज़ सीखना चाहते हो या क्यों कोई चीज़ कर रहे हो। सो यू डू नॉट हैव टू हैव कि आपके पास एक ही मेन वाई रीज़न हो, आपके पास बहुत सारे रीज़न हो चाहिए कोई चीज़ करने के लिए। क्योंकि होता ही है कि वी रीच अ पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे कुछ भी नया करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, या नए को स्टार्ट करते हैं हम बहुत जोश के साथ पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। और उसका रीज़न सिंपल ये है कि हम बहुत सारे बार जो हम एक्चुअल कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और बिग पिक्चर छोड़ देते हैं। बिग पिक्चर अगर आप पहले देख के जाएं, यानी कि आप पहले अपने रीजंस निकालने की, दीज आर 25 डिफरेंट रीजंस कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आपको हमेशा पता होगा कि आप क्यों कोई चीज़ करना चाहते हैं और उससे आपको क्या मिलेगा। और जैसे आपको ये हमेशा याद रहने लगेगा कि व्हाट्स इन इट फॉर यू, व्हाट्स इन इट फॉर मी एग्जैक्टली, तब आप अपनी आगे की लाइफ को उस रिजल्ट के बाद देख पाएंगे। और जो आप कर रहे हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, उसके चैलेंज से आप ज़्यादा डरेंगे नहीं और आप उसको कर पाएंगे ईजिली।
एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लर्निंग को बेटर करने के लिए, वो ये है कि आप अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस हैं तो आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। सागर 3 इडियट्स मूवी में जो वायरस का कैरेक्टर रहता है, जो कि बोमन ईरानी प्ले करते हैं, जो डीन रहते हैं कॉलेज के, वो एक सीन में आमिर खान को बोलते हैं कि तुम पढ़ा सकते हो बेटर तो तुम पढ़ा के बताओ। और आमिर खान अपने फ्रेंड्स के नाम को जोड़ के एक Right. रैंडम वर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं और पूरी Right. क्लास को बोलते हैं कि इसका मतलब बताओ। और जब 30 सेकंड का टाइम खत्म हो जाता है तो क्लास में से कोई भी उसका मतलब नहीं बता पाता है, क्योंकि वो एक मेड अप वर्ड रहता है। एंड तब आमिर खान बोलते हैं कि जैसे ही मैंने वर्ड लिखा सब रेस में भागने लग गए चूहों की तरह, और किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि चलो कुछ आज नया सीखने को मिलेगा, चलो मज़ा आएगा। एंड देर वॉज नो क्यूरोसिटी। एंड इस तरह की लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ एक्चुअल लाइफ में भी बहुत ट्रू है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस नहीं है तो वो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो काम जैसा लगता है और बहुत ही बोरिंग लगता है। बट अगर किसी तरीके से आप क्यूरोसिटी लेके आ पाएँ अपने उस सब्जेक्ट के बारे में, अपनी उस नई लर्निंग के बारे में, तो वो चीज़ करना बहुत आसान हो जाता है। और इसको करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर आप कोई नई बुक पढ़ने वाले हैं तो आप उसे प्री रीड करने की कोशिश कीजिए। आप बुक को रैंडम स्कैन कीजिए और देखिए कि कौन से नए लोगों के नाम दिख रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आप इस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फेमिलियर चीज़ें दिखती है तो आप उनको एक बार देख के नोट डाउन करने की कोशिश करिए। जब आपके ब्रेन को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखती है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिखती है, तो वो ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। और जैसे ही वो ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, लर्निंग काफ़ी आसान हो जाती है। एंड हमारे ब्रेन्स एक्चुअली क्यूरियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है या हम नई चीज़ें जानना नहीं चाहते, पर हम बहुत ही ईजी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी वो क्यूरियोसिटी मीट हो जाए और हम आगे बढ़ सके लाइफ में। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, हम सुबह का अखबार बहुत ही दिल से पढ़ते हैं। ना उसकी न्यूज़ से हमें कोई खास फ़र्क पड़ता है, ना दुनिया भर के बारे में जानने से हमें कुछ मिलता है, बट बिकॉज आवर ब्रेन्स आर नेचुरली क्यूरियस और उस चीज़ को मीट करने का हमारे पास कोई नॉर्मल तरीका नहीं है, इसलिए हम न्यूज़ पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी एनर्जी को अगर आप बचा के किसी सब्जेक्ट में लगाएं, किसी ऐसे एरिया में लगाएं जो आपको बहुत पसंद है, कुड बी म्यूजिक, कुड बी सिनेमा, कुड बी लर्निंग अबाउट लर्निंग, कुड बी अदर पॉडकास्ट दैट यू कैन लिसन टू, कुछ भी हो सकता है जिससे आपका इंटरेस्ट जागता हो। अगर इस एनर्जी को बचा के आप वहाँ लगाएंगे तो यू विल सी कि आपका ब्रेन एक्चुअली बहुत क्यूरियस है। वो एक चीज़ जानता है, उसके इमीडिएटली बाद वो गूगल करके कुछ और जानना चाहता है उस बारे में, फिर वो एक नाम पढ़ लेता है, देन वो उस नाम को गूगल करके उसका विकीपीडिया पढ़ लेता है एंड सो ऑन। ये सब आपके ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी है, बट बिकॉज हम कॉन्शियसली इस बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। सो बीइंग क्यूरियस आई थिंक इज़ अ वेरी ग्रेट टिप दैट समवन कैन यूज़। एंड सागर, एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन भी है अच्छे डॉक्टर्स और ग्रेट डॉक्टर्स में। डिस्टिंक्शन, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल कॉलेज पास कर लेते हैं एंड दे डू ओके इन द लाइफ विद देयर पेशेंट्स एंड इन जनरल। बट जो ग्रेट डॉक्टर्स होते हैं, जो बहुत अच्छी डिस्कवरीज करते हैं, उनमें वो क्यूरियोसिटी होती है। वो कुछ भी डिस्टिंक्शन आता है तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। एंड दैट इज़ व्हाट मेक ग्रेट डॉक्टर्स, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट कोडर्स एज वेल। अगर आप में क्यूरियोसिटी है कुछ भी जानने की, तो आप डेफिनेटली बहुत एक्सेल करेंगे अपनी फील्ड में। एंड वन फाइनल टिप जो आपकी लर्निंग की जर्नी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान बना सकती है, इज़ यूजिंग द पावर ऑफ एलैबोरेशन। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आप दूसरों को उसे सिखाएं। और ये थ्योरी रिचर्ड फाइनमैन की स्टोरी से बहुत रिलेट करती है। रिचर्ड फाइनमैन जाने जाते थे कि वो बहुत चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं। इनफैक्ट उनकी बुक जो है श्योरली यू मस्ट बी किडिंग मिस्टर फाइनमैन, उसमें वो पूरी बात यही करते रहते हैं कि मैंने यहाँ से ये सीखा, इससे ये सीखा, इससे ये सीखा। वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट तो थे ही, एक नोबेल प्राइज़ विनर थे, एंड इसके अलावा वो लाइफ के सभी एरियाज़ में बहुत अच्छे थे। वो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, उनको डांस आता था, वो आर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। एंड इस सब के पीछे कारण यही था कि वो सीखने में बहुत अच्छे थे। एंड उनकी सीखने का एक प्रोसेस था। वो जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते थे तो एक पेन और पेपर लेते थे और उस चीज़ को लिख देते थे, और उसके बाद उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करते थे कि जैसे वो एक बहुत ही छोटे बच्चे को उसे समझा रहे हैं। जब वो पूरा लिखते थे तो उन्हें अपने नॉलेज में गैप्स मिलती थी कि अच्छा मुझे ये कंसेप्ट समझाना नहीं आ रहा है, ये चीज़ है जो मुझे अभी समझ नहीं आई। जब उन्हें वो गैप्स मिल जाते थे, वो वापस अपने ओरिजिनल मटेरियल पे जाते थे, उसे पढ़ते थे और उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते थे। एंड नेक्स्ट टाइम जब वो लिखने बैठते थे तो ओवर सिंप्लीफाई करके उसे लिखने की कोशिश करते थे कि अब वो और छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट वाज हिज पावर। इस तरीके से वो कोई भी चीज़ बहुत आसानी से सीख जाते थे। ये सेम चीज़ आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरों को पढ़ाते हैं, एंड इंटर्न क्योंकि वो दूसरों को पढ़ाते रहते हैं, उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। एंड इसका कारण यही है, जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं
तो आपको अपने नॉलेज में गैप्स मिलते हैं। आपको पता चलता है कि अच्छा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या सामने वाला आपको क्वेश्चन कर लेता है कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता चलता है कि आपके नॉलेज में ये पर्टिकुलर गैप है। और क्योंकि कोई सामने आपके बैठा होता है जिसको आपको एक्सप्लेनेशन देना है, आप उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। एंड फिल करने के बाद डेफिनेटली आपको समझाना तो है ही, आपको पढ़ाना तो है ही, आप वापस वही चीज़ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। सो दिस सिंपल टेक्निक जिसमें आप दूसरों को टीच करने की कोशिश करते हैं और एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं अपने नॉलेज को, कैन हेल्प यू स्पीड अप लर्निंग वेरी फास्ट। ऑल्सो ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है अपनी लर्निंग जर्नी को आसान बनाने का। इन अ वे हम इस पॉडकास्ट में भी यही करते हैं, इस होप के साथ कि हम आपको भी हेल्प कर पाएँ। एक तरह से हम खुद को भी हेल्प करते हैं, बिकॉज वट एवर वी से वी ऑल्सो री इन्फोर्स इन आर माइंड्स एज वेल। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे सेम टेम्पलेट यूज़ करते हुए जो रिचर्ड यूज़ करते थे, कि उसमें इफ़ यू लुक अप अ कंसेप्ट जैसे म्यूजिकल नोटेशन या फिर कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जैसे एवोल्यूशन एंड सो ऑन, तो आपको उसके वीडियोज़ मिलेंगे सो एंड सो थिंग एक्सप्लेन इन 5 लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी। तो उसमें वो एक बच्चे को समझाते हैं, एक कॉलेज गोइंग पर्सन को समझाते हैं, एक एडल्ट पर्सन को समझाते हैं, एक ओल्ड पर्सन को समझाते हैं एंड सो ऑन। तो आपको दिखेगा कि कैसे सेम कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग तरह से समझा सकते हो। और इसी टेम्पलेट को अगर आप यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे कि हाउ टू एक्सप्लेन समथिंग टू एनीवन, नो मैटर आप किससे मिल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि वो कंसेप्ट एक्चुअली कैसे काम करता है, एंड इट विल बिकम सो मच ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट लेटर ऑन। एंड सागर, हमारे से गलती भी यही होती है, हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ आती है, बट अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते तो एक्चुअली आपको वो चीज़ नहीं आती है। सो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने का तरीका यही है कि आप उस चीज़ को इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बार बताने की कोशिश कीजिए कि आप किसी छोटे से छोटे बच्चे को उसे समझा सके। आज के पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मेरे पास 3 रिकमेंडेशंस है आपकी लर्निंग जर्नी को बेटर करने के लिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन है इज़ अ बुक बाय कैरल डीवेक विच इज़ माइंडसेट। इस बुक में से आप कुछ सिलेक्ट पैसेजेस पढ़ सकते हैं, कुछ सिलेक्ट चैप्टर्स पढ़ सकते हैं अपने माइंड में ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ग्रोथ सभी के लिए पॉसिबल है। एंड ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको अपने अंदर पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी तो आप लर्निंग की जर्नी को लेंगे नहीं। द सेकेंड रिकमेंडेशन इज़ अ बुक बाय पीटर सी ब्राउन विच इज़ मेक इट स्टिक। इस बुक में वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हैं। वो बात करते हैं बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च कि आप कौन सी टेक्निक्स कब यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी लर्निंग बहुत स्पीड में आ जाएगी और बहुत बेटर हो जाएगी। एंड फाइनली एक जनरल रिकमेंडेशन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो लोग स्टूडेंट लाइफ से बाहर भी निकल चुके हैं, उनको मेमोरी टेक्निक्स, मेमोरी पैलेसेस, मार्कर्स, इन सब के बारे में एक क्लास ज़रूर लेनी चाहिए। एंड ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स होते हैं जिनको अगर आप एक बार सीख लेंगे वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आई थिंक इट रियली कम्स डाउन टू लेवरेज। हमें लगता है कि कोई चीज़ करना बहुत डिफिकल्ट है, पर किसी भारी चीज़ को उठाने के लिए आप हाथ से उठाने जाएंगे वर्सेस किसी लीवर से उठाने जाएंगे, तो एक छोटे से चेंज से आप उस चीज़ को बहुत ईजिली उठा लेंगे। डेफिनेटली। एंड मेमोरी टेक्निक्स एंड इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं वो होते बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट यू विल नोटिस कि उनको करने के जस्ट बाद आपकी लर्निंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है सिंपली बिकॉज आपने एक लेवरेज यूज़ किया था। सो दैट लास्ट वन आई वुड रियली रिकमेंड माई सेल्फ एज वेल। वी होप कि हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे एक बेटर लर्नर बनने में। एंड क्योंकि आप एक बेटर लर्नर बन पाएंगे, आप लाइफ की सभी दूसरी स्किल्स बहुत बेटर तरीके से सीख पाएंगे। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस है तो आप यूट्यूब कमेंट्स में उन्हें मेंशन कर सकते हैं, या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे @88946088। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और आपने इससे कुछ भी बेनिफिट डिराइव किया है तो मेक श्योर कि आप इसे अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।